मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है हिंदी भाषा के विकास का आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल और मध्यकाल की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में, यानी कि हिंदी भाषा के विकास का आधुनिक काल किस प्रकार का था। देखिए, हिंदी भाषा के विकास का जो आधुनिक काल है वो 1800 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। यह काल केवल हिंदी भाषा के विकास का ही काल नहीं माना जाता, बल्कि हिंदी साहित्य के विकास का काल भी माना जाता है। इस समय तक आते आते हिंदी भाषा पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, क्योंकि जो उन्होंने विकास करना था वो आदिकाल और मध्यकाल में हो चुका था। आधुनिक काल में तो उसका पूरी तरह से विकास हो चुका था। इस काल में हिंदी का स्वरूप पहले के कालों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से परिवर्तित हुआ था। इस युग में ही हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। कहने का अर्थ यह है कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हो गई थी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग होने लगा था और साहित्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। साथ ही साथ 1920 और 1925 के आसपास धीरे धीरे कविताओं में भी खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। इस काल में अंग्रेजों का शासन होने के कारण उन्हें अपना कामकाज चलाने के लिए हिंदी भाषा सीखने की आवश्यकता पड़ी। इस समय हिंदी की दो धाराएं विकसित हुई। एक तो थी बोलचाल के रूप में और दूसरा था राज दरबार की भाषा के रूप में। इस काल में प्रेस के विकास ने भी हिंदी भाषा के विकसित होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई अंग्रेजी ग्रंथ भी हिंदी में अनुवाद किए गए। अंग्रेजी अफसरों को हिंदी की शिक्षा दिलवाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ तक कि उसमें जो अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए वो थे लालू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल, ईशा अल्लाह खान। ये जितने भी विद्वान थे ये उस समय उस कॉलेज के अंदर नियुक्त किए गए थे अध्यापक के रूप में, जिन्होंने खड़ी बोली के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंग्रेजी के साथ साथ ईसाई धर्म प्रचारक पादरियों ने भी खड़ी बोली हिंदी के प्रचार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे तो इनका जो उद्देश्य था वो था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन इन्होंने जो अपनी धार्मिक पुस्तकें छपवाई थी, जो उन्होंने अनुवाद किया था वो हिंदी में किया था। इन लोगों ने जो स्कूल और कॉलेज खुलवाए थे उनका जो पाठ्यक्रम था वो भी हिंदी में ही तैयार करवाया गया था। यह सब देखकर हिंदू धर्म प्रचारकों ने भी हिंदी भाषा के विकास में कार्य करना आरंभ कर दिया, और इस दिशा में जो सबसे पहले आए वो थे दयानंद स्वामी। दयानंद स्वामी में इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इस काल में जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी इन्होंने भी हिंदी भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पंडित युगल किशोर, जिन्हें हिंदी पत्रिकाओं का जन्मदाता माना जाता है, इन्होंने 1826 ईस्वी में उद्दंड मार्तंड नामक पत्रिका कलकत्ता में हिंदी भाषा में प्रकाशित करवाई थी। इसके बाद बहुत से पत्र प्रकाशित हुए, जैसे कि प्रजामित्र, बनारस अखबार, समाचार सुधावर्णन, जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 19वीं सदी के अंदर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। आज़ादी के बाद भारत सरकार के सहयोग से हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को मान्यकरण करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसके बाद भी इसमें बहुत से ऐसे परिवर्तन देखने को मिले थे। जैसे कि अगर व्याकरण की दृष्टि से देखे जाए तो बहुत से इसमें परिवर्तन दिखाई दिए। तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई दिए थे व्याकरण की दृष्टि से? पहला था कि इस काल में हिंदी भाषा में कई बोलियां जैसे कि अवधी, ब्रिज, भोजपुरी, मैथिली आदि का व्याकरण स्वतंत्र रूप से हिंदी भाषा के अस्तित्व में आ गया था। यानी कि जो हिंदी भाषा का व्याकरण था उनमें इन बोलियों का व्याकरण भी सम्मिलित था कहीं ना कहीं। दूसरा जो
परिवर्तन देखा गया था व्याकरण की दृष्टि से वो था कि इस काल में हिंदी भाषा पूर्ण रूप से वियोगात्मक भाषा हो गई थी। वियोगात्मक यानी कि इसमें सहायक क्रियाओं का प्रयोग अधिक होने लगा था, सहायक क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने लगी थी। अगला है कि प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफ़ी स्थिर हो गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी व्याकरण के विकास, मानकीकरण और स्थिरीकरण के विषय में बहुत ही विशेष योगदान इनका रहा है। अंग्रेजों की जो वाक्य रचना, मुहावरे और लोकोक्तियों से हिंदी भाषा काफ़ी प्रभावित हुई, क्योंकि इस समय अंग्रेजों का शासन था, इसलिए अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों ही भाषाओं का प्रचार चरम सीमा पर था। अब हम बात करेंगे कि ध्वनि के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, यानी कि ध्वनिगत परिवर्तन इसमें क्या क्या रहे। पहला है कि आधुनिक काल में क ख ग ध्वनि के स्थान पर क ख ग का प्रयोग होने लगा था, यानी कि पहले जो प्रयोग किया जाता था क ख ग, उसमें नीचे बिंदु लगाई जाती थी और उसकी ध्वनि बोली जाती थी, लेकिन बाद में आधुनिक काल में उसमें से वो बिंदी हटा दी गई और केवल क ख ग का ही प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन जो ज और फ था उसका प्रयोग आज भी काफ़ी हद तक उसी रूप में देखने को मिलता है, यानी कि फ और ज ये दो व्यंजन ऐसे हैं जिनमें आज भी नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि अंग्रेजी संपर्क के कारण अध्वनि का प्रयोग हिंदी में होने लगा, जैसे कि कॉलेज, डॉक्टर, इसमें अ का ध्वनि का प्रयोग होने लगा। जैसे ऑफिस में भी आ की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अगला जो परिवर्तन आया वो है अंग्रेजी शब्दों के प्रचलन के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग भी हिंदी में होने लगा, जैसे कि ड्र जो शब्द है, जो व्यंजन है, ये अंग्रेजी भाषा से ही हिंदी में आया है। अगला जो परिवर्तन था वो था आधुनिक काल में हिंदी भाषा के शब्दांत और अक्षरांत से अ का लोप हो गया, यानी कि शब्द और अक्षर के अंत में जो अ की ध्वनि होती थी उसका अब लोप पाया जाने लगा। यानी कि अब हम बात करेंगे कि शब्द भंडार की दृष्टि से इसमें क्या क्या परिवर्तन आए। यानी कि पहला जो परिवर्तन था वो था आधुनिक काल में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होने लगा था, जिसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही थी। यहाँ तक कि आज भी बहुत से शब्द ऐसे हैं हिंदी भाषा में जो केवल अंग्रेजी के ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि रेल, ऑफिस, ये अंग्रेजी के ही शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अगला जो परिवर्तन था शब्द भंडार की दृष्टि से वो था आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा था और कुछ पुराने तद्भव शब्द हिंदी से बाहर हो गए थे, यानी कि तद्भव शब्द हिंदी में अब प्रयोग नहीं किए जाते थे। अगला है कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के कारण अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत से लिए गए तथा कई ऐसे शब्दों का गठन भी किया गया जो कि केवल अंग्रेजी और संस्कृत से ही लिए गए हैं। अगला जो परिवर्तन है वो है कि हिंदी साहित्य की अधिकतर विधाओं में बोलचाल की हिंदी प्रस्तुत होने लगी थी, लेकिन आलोचना की भाषा में अब भी तत्सम शब्दों की प्रधानता रही है। यानी कि आलोचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तत्सम शब्दों का ही प्रयोग आज भी किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको मेरे ये तीनों ही भाग अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।